नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की जो सीरीज है उसके इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है जो एसटी से संबंधित प्रावधान है उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। आंसर है 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों, आपको बताना है जनजातीय सलाहकार परिषद की जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची में वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछता है जनजातीय क्षेत्र में पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो इसकी चर्चा भी हमने की हुई थी। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(1). अब आपको बताना है ऐसे कौन से 4 राज्य हैं जहां पर पृथक से जनजाति मंत्रालय का गठन किया गया है। फिर दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं 13 दिसंबर 1977 को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। और आपको बताना है इसकी पहली बैठक कब हुई थी और वर्ष में कुल कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न, किसी सूची में जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछता है संविधान के किस अनुच्छेद में एसटी के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 366(25) इसमें एसटी की परिभाषा का प्रावधान है और अनुच्छेद 366(24) इसमें एससी की परिभाषा का प्रावधान है। कमेंट में आपको बताना है किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो हम सभी जानते हैं 47 सीटें एसटी के लिए। दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक। और मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिलहाल लोकसभा की बात चल रही है। तो कुल 47 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न का जवाब और दे दें कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की 29 सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। दोनों प्रश्नों में अंतर है। अब दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में दें। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, यहां पर जो मैंने आपसे कमेंट में प्रश्न पूछा उसका प्रश्न बन के ही आपके सामने आया है। तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। फिर संविधान की किन अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजाति से नहीं है। तो यहां पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इनमें से किन अनुसूचियों का संबंध एसटी से नहीं है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची का सीधा संबंध एसटी से है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 अर्थात चौथी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, इनका संबंध एसटी से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध किया गया है, इनमें से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा था एएमटीएम। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। एएमटीएम मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों, एएमटीएम जो है अनुसूची 6 से संबंधित है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों की चर्चा हमने कर ली, इसमें से छत्तीसगढ़ का उल्लेख उसमें नहीं है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जो ऑप्शन दिए गए वो 6वीं अनुसूची के हिसाब से दिए गए, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। 5वीं अनुसूची में इन 4 के अलावा जो बचते हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया था। तो इसकी चर्चा भी हमने की हुई थी। 89वां संविधान संशोधन 2003, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, पेशा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं भूरिया समिति की सिफारिशों पर पेशा एक्ट लागू किया गया था। यहां पर दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है।
फिर प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मैंने आपको कई बार बताया है, अनुच्छेद 338 ए में किया गया है एसटी का उल्लेख, अनुच्छेद 338 बी में किया गया है एससी का उल्लेख, दोस्तों ओबीसी का उल्लेख। अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। इनको तीनों को आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर बारी आती है अगला प्रश्न क्रमांक 13 की। अनुच्छेद 244 ए किसका प्रावधान करता है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रबंध करता है। इसकी चर्चा भी दोस्तों हम कर चुके हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछता है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम जिसे हम कहते हैं पेसा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1996 में पेसा एक्ट पारित हुआ था। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश में अधिसूचना कब जारी की गई? कमेंट सेक्शन में। फिर दोस्तों निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 17। फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसकी संरचना आप हमें जरूर बताएं। फिर दोस्तों अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं 243 डी के तहत पंचायतों में एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और नगर पालिकाओं में किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? तो यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा गया है कि किस आर्टिकल के आधार पर आम सूचना जारी करके राष्ट्रपति पास अधिकार होता है कि किसी को अनुसूचित जाति में वर्णित कर सके। तो वह दोस्तों अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 342, अनुच्छेद 342। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? तो दोस्तों हमने चर्चा की थी अध्यक्ष सहित कुल 3 अशासकीय सदस्य होते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में। फिर दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों राज्य की विधानसभाओं की बात की जा रही है, ना कि लोकसभा की। तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण अनुच्छेद 332 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत उपबंध किया गया है। पेसा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? यह प्रश्न मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर है 15 नवंबर 2022। इस डेट को आप जरूर याद रखें, मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ पेसा एक्ट। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो आपसे अनुसूची पूछी जा रही है कि किस अनुसूची के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है तथा राज्यपाल के परामर्श के पश्चात उस क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों वह अनुसूची है अनुसूची 5। आदिम जनजाति समूह पीटीजी के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? दोस्तों आप यहां पर पीटीजी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, अर्थात प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसे आप पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं पीवीटीजीस, है ना। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है आदिम जनजाति समूह के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों इसका जवाब है डेवर आयोग। आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? तो हमने बात की थी एएमटीएम की, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहां पर है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 164(1) में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान है। तो दोस्तों यह कथन तो बिल्कुल सही है, इसकी चर्चा की है। फिर अनुच्छेद 342(1) में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है।
अब आपको बताना है जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। कई बार मैंने आपको बताया है। फिलहाल इस प्रश्न में मात्र एक विकल्प या एक कथन ही सही है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एक सही इस प्रश्न का सही जवाब है कि आर्टिकल नंबर 164(1) में पृथक से जनजातीय कार्य मंत्री का प्रावधान किया गया है। पर प्रश्न क्रमांक 27, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने चर्चा की थी, हम सभी ने डिस्कशन किया था कि कुल 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला के, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होते हैं। संरचना 1+1+3 की होती है। तो दोस्तों, किस अनुसूची में किसी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी भी अनुसूची में किसी भी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों, वह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। फिर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है दोस्तों, किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का उपबंध है? तो चर्चा की हुई है। 330 में लोकसभा और 332 में राज्यसभा में आरक्षण का उपबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 29 का एकदम सही जवाब है। फिर दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था या अधिसूचित किया गया था? तो 11 सितंबर 1989 आपको ध्यान रखना है, इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। फिर बात करते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, अध्यक्ष सहित कुल 20 सदस्यों की चर्चा हमने की हुई थी। यदि आपको याद हो तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। अध्यक्ष कौन होता है इसको आप बताएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य, इनकी चर्चा भी हमने की थी। आपको इनसे अपडेट रहना होगा, यदि बदलते हैं तो आपको उनका नाम ध्यान रखना होगा। फिर अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है, सीधी सी बात है। किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है, सिवाय किस चीज के? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य में कानूनों के क्रियान्वयन में संशोधन हो सकता है वह इनके द्वारा। जनजातियों में शांति व सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं राज्यपाल। भूमि में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंजर भूमि को आवंटन और साहूकारों से उनकी सुरक्षा ये भी कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र, उनके संबंध में राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है किन को छोड़ के? इनमें से तो आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना, इसको छोड़कर बाकी 3 काम राज्यपाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर दोस्तों हमने चर्चा कर ली है प्रावधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इस वीडियो में दोस्तों हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना है। अगली वीडियो से हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना है, बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।